अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की तारीख़ है 24 अप्रैल 2026 और दिन है हमारा जुमे का। और हम गुज़िश्ता अगर असबाब की बात करें तो हमने नज़्म हम्द को देखा था, उसके अशार देखे, फिर हमने कहानी को भी देखा, कहानी कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसका इखलाकी सबक देखते हैं और किरदार की क्या अहमियत है, ये सब हमने पढ़ा, इमला भी हमने की। आज हम एक नए मौजू की जानिब बढ़े हैं जिसका नाम आप सब जानते हैं, ख़त-नवीसी। ग्रामर और कवायद की एक बहुत ही ख़ास शाख है ये, ठीक है। यानी ख़त-नवीसी को हम लाजिम व मलज़ूम समझते हैं। इसके बग़ैर हमारे जो कवायद है, जो ग्रामर है, जो इंशाइया है, वो अधूरा है। हम इसको निकाल भी नहीं सकते और इसको समझना निहायत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक मौजू तहरीर किया है, बड़े भाई के नाम खैरियत मालूम करने के लिए, ठीक है। अभी हम मौजू को समझते हैं कि आखिर मौजू है क्या, ठीक है। उसके बाद हम इसके दुरुस्त तरीक़ेकार और इसके तमाम हिस्सों को देखते हुए आखिर तक जाएंगे और समझेंगे कि अगर हमें कोई भी मौजू दे दिया जाए तो हम किस तरह से एक ख़त को तहरीर कर सकते हैं। जी, आपका जो मौजू है, बड़े भाई के नाम ख़त तहरीर करना है जिसमें उनकी खैरियत मालूम करनी है। आपने दरअसल अपने भाई को ख़त लिखना है और ये पूछना है कि उनके क्या हालात हैं, क्या हाल है उनका, किस तरह गुज़र बसर कर रहे हैं, या जो भी हाल है वाला पूछना चाहे। जुमले आपके तख्लीकी होंगे, आप अपनी सोच समझ से लिख सकते हैं। तो हमारा जो बुनियादी काम है वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करना है। ख़त-नवीसी का पहला उसूल याद रखें कि हमें जो मौजू दिया जाता है, हमने उसी मौजू को लेकर पूरे ख़त में और नफ्स मज़मून में शामिल करना। इस मौजू को अगर हमने मुकम्मल तौर पर ख़त में नहीं बयान किया तो आपके ख़त में नंबर कट हो जाएंगे, क्योंकि बहैसियत तालिब-ए-इल्म, तालिबा, आप पर यह लाजिम है कि आप अपने तमाम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर लेकर चलें। तो इस बात का इदराक ज़रूरी है कि जब हम ख़त-नवीसी लिख करें या उसके तरीक़ेकार को समझें तो अपने ख़त-नवीसी के मामलात में उसका जो मौजू है उससे मुकम्मल तौर पर नफ्स मज़मून में शामिल करना है। चलिए, जब हम इसके तरीक़ेकार पर चलेंगे, लेकिन आप ये बात समझ लें कि ख़त-नवीसी क्या है। ख़त को दरअसल कहते हैं आधी मुलाकात, ठीक है। या आपने लिखना नहीं है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आप जिसको ख़त लिख रहे हैं उससे मुलाकात तो नहीं कर पा रहे, उससे गुफ्तगू तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपने ख़यालात, अपनी बातें, अपनी सोच उन तक पहुँचा रहे हैं तहरीरी सूरत में। आप सिर्फ उनसे मुलाकात ही नहीं कर पा रहे, लेकिन आप एक तरह से मुलाकात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं टू वे कम्युनिकेशन यानी दो तरफ़ा बातचीत। मैंने बात की, आपने सुनी, फिर आपने जवाब दिया, मैंने आगे से बात सुनी, मैंने जवाब दिया, तो ये बातचीत का एक अमल शुरू हो जाता है। लेकिन ख़त में ऐसा नहीं है। एक इंसान अपनी सारी बात कर रहा होता है और दूसरा उसको सुनता नहीं है, लेकिन उसके अल्फाज को पढ़ पाता है और जवाबन वो भी ख़त में जवाब देता है। तो इसको हम आधी मुलाकात कहते हैं, ठीक है। नवीसी, नवीसी दरअसल लफ्ज़ है नवीस से। नवीस कहते हैं लिखने वाले को, ठीक है, जो कलम से कुछ लिखना जानता हो, तहरीर करना जानता हो। तो ख़त-नवीसी को जब हम मिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उर्दू अदब में ग्रामर और कवायद में ख़त-नवीसी यानी ख़त लिखने के अमल को जानेंगे। नवीस वो इंसान है, वो शख्स है जिसके हाथ में कलम है और वो ख़त लिख रहा है, ठीक है। और जो अमल हो रहा है ख़त लिखने का, जो अमल चल रहा है, उसको हम ख़त-नवीसी कहते हैं, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये फ़र्क समझ आया होगा कि आखिर ख़तनवीसी हम इसे क्यों कहते हैं, और इसकी हर बात भी समझ आ गई होगी। अब हम करने लगे हैं जिसके दुरुस्त तरीक़ेकार को। ये सिर्फ आपको समझाने की वजह से मैंने बताया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ख़तनवीसी दरअसल है क्या। अब हमारा जो मौजू है बड़े भाई के नाम खत खैरियत मालूम करने के लिए, इसके कुल 7 हिस्से हैं। ख़तनवीसी के याद रखिएगा 7 हिस्से हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि आपके दाएं जानिब से आपके उर्दू का आगाज होता है, ठीक है। तो हम अपने खत का आगाज भी दाएं जानिब से करेंगे। मिसाल के तौर पर ये आपके सफ़े का बाई साइड का एक हाशिया है और ये दाएं जानिब का। पहला हिस्सा क्या होता है जो सबसे जरूरी है, वो उस जगह का नाम है जहां पर आप खत लिख रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि आप एक तालिबे इल्म हैं, एक तालिबा हैं, तो जब आप खत लिखेंगे तो आप कमरे इम्तिहान में लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, एक गलती जो आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। पहले क्या होता था कि हे के ऊपर भी हमजा होता था और यहाँ पे कॉमा, लेकिन नए उसूल और कवायद के जरिए ये बात मालूम हुई है कि ना तो यहाँ पे कॉमा आएगा, ना ही इसके ऊपर हमजा आएगा, खाली कमरा इम्तिहान। अगर आपने कमरा इम्तिहान नहीं लिखना तो आप इसको इम्तिहानी कमरा भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। अगर आप ये लिखते हो तब भी ठीक है, अगर आप कमरा इम्तिहान लिखते हो तब भी ठीक है, लेकिन जो बेहतर तरीक़ेकार है, जो हमें लगता है दुरुस्त है, तो हम वो यही करेंगे। ठीक है, कोई कॉमा नहीं, यानी कोई आप सिक्का नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं। दूसरा हिस्सा देखिए, दूसरा हिस्सा इसमें आता है अलिफ बे जीम। ये मैंने क्यों लिखा आप जानते भी होंगे कि यहां पर दरअसल शहर का नाम आता है, शहर का पता कह लें, नाम कह लें, जो भी आप समझे। अब क्योंकि हम कमरे इम्तिहान में काम कर रहे हैं, तो हम कमरे इम्तिहान के नीचे अलिफ बे जीम लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो ये एक ही हिस्सा है, हम इसको एक ही हिस्सा मानते हैं, ठीक है। इसको हम एक ही कर देते हैं, दो नहीं करते बल्कि एक कर देते हैं कि जो आपका ये एक ही जुड़ा हुआ हिस्सा है कि किस जगह बैठ कर खत लिखा जा रहा है और उसका असल पता कौन सा है। दूसरा हिस्सा है आपकी तारीख। आप जिस तारीख को खत लिख रहे हैं, आप कमरे इम्तिहान के नीचे अलिफ बे जीम के नीचे लिखेंगे तारीख, उसके सामने एक अलामत लगाएंगे जो आप देख सकते हैं, जिसको हम कॉलन भी कहते हैं। और क्योंकि मैं आज आपको अपना तरीक़ेकार सिखा रही हूँ, तो मैंने आज की तारीख डाल दी 24 अप्रैल 2026। यही आगाज का तरीका। तीसरा हिस्सा देखिए, गौर करते जाइएगा कि मैं किस तरह लिख रही हूँ। ये बातें तो मैंने दाएं जानिब कर दी। तीसरा हिस्सा आता है अलकाब का। अलकाब कहते हैं उस इंसान से मुखातिब होना जिसको आप खत लिख रहे हैं, और हम किसको खत लिख रहे हैं? बड़े भाई को। ये हमारा वो इंसान है जिसको हम खत लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चचा भी हो सकते हैं, मामू हो सकते हैं, अम्मा हो सकती हैं, वालिद हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे नाम होगा, हमने यहाँ पर उसको मुखातिब करना है। जैसे हम कहते हैं
प्यारे भाईजान। अच्छा, एक चीज मैं करने जा रही हूँ, उस पर गौर फरमाइएगा। आप जानते हैं कि जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हम उसके सामने निदाइया का निशान लगाते हैं। निदाइया यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। लेकिन आपने गौर किया कि मैंने उसके बाद खत्मा लगा दिया। क्या वजह है, मैं बताती हूँ। उर्दू कवायद के मुताबिक जब एक जुमले में एक बार मुखातिब किया जाए और उसके बाद दूसरी बार भी मुखातिब किया जाए तो हम पहली बार में निशान लगा देते हैं और दूसरी मुखातिब करदा अंदाज पर हम खत्मा लगाते हैं। यानी अगर आप लिखते हैं प्यारे भाईजान, आपने उन्हें मुखातिब किया, आपने उनको पुकारा है, तो आपने ये निशान लगाया। साथ में आप लिखा अस्सलाम वालेकुम, ये भी मुखातिब किया है, लेकिन यहाँ पे हम ये निशान नहीं लगाएंगे, फिर हम खत्मा लगाते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है। अगर आप अस्सलाम वालेकुम यहाँ नहीं लिखते और उसको उठाकर अगली सतर में यहाँ ले जाते हैं, ये भी ठीक है, ये दुरुस्त है, ठीक है। फिर हम क्योंकि उसे अगली सतर पे ले गए हैं तो हम यहाँ पे दोबारा निशान लगाएंगे। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि अगर एक मुखातिब करदा नाम के साथ अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे तो खत्मा लगाएंगे, लेकिन अगर आप अस्सलाम वालेकुम को आगे ले जाएंगे तो फिर आपको ये निशान दोबारा लगाना पड़ेगा। तो मैं अपने पहले तरीके के साथ चलती हूँ, ठीक है। इस बात का ख्याल रहे, अस्सलाम वालेकुम में अस्सलाम लाम जो है वो लाजमी आएगा, ठीक है। इसको हम शमसी हरूफ कहते हैं। और अलैकुम मीम के ऊपर पेश आ सकती है, लेकिन मीम के बाद वाव नहीं आएगा, ठीक। ये तीन हिस्से। चौथा हिस्सा देखिए, वो है हमारा नफ्से मजमून। हम सब जानते हैं कि जी मौजू एक मिल गया है, अब हमने उस पर खत लिखना है, सारी बातें करनी है, तो उस हिस्से को हम नफ्से मजमून कहते हैं। आगाज आप लेंगे, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, या जो भी आपका खत मौसूल हुआ। अब मैं अपने से, क्योंकि मैं बाप की नहज पे आके बात कर रही हूँ, तो खुद को आपकी ज़हनियत में रखते हुए बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप अपने भाई को शहर से बाहर भेज सकते हैं, मुल्क से बाहर भेज सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर, अपना आपका कारोबार भी अच्छा चल रहा होगा। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने आपको ख़त भेजे थे, आपको मौसूल हुए, यकीनन आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन मुझे उनका जवाब मौसूल नहीं हुआ। अम्मी भी काफ़ी परेशान हुई कि आप हमेशा ख़त का जवाब दे देते हैं, लेकिन इस बार आपके ख़त में ताख़ीर हो गई। वजह हमें मालूम नहीं और आपने भी बताई नहीं, तो हम सब आपके लिए परेशान हैं। ये ख़त लिखने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि क्या आप खैरियत से हैं, आपका हाल क्या है, आपके मामलात सब ठीक चल रहे हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, आप ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। आप मेरे जुमलों पे गौर कर रहे हैं कि किस तरह मैं अपने मौजू को बयान करने के लिए आवाज़ किस तरह लेकर आई हूँ और किस तरह खैरियत दरियाफ्त कर रही हूँ, ठीक है। और ये सारे जुमले आपने बयान कर दिए, यहाँ तक मिसाल के तौर पे आपने ये इसमें सारी बात कह दी। आखिर में एक जुमला हम लिखते होते हैं कि बच्चों को प्यार, बहन को प्यार, क्योंकि भाई आपके बाहर हैं, तो आप कह सकते हैं भाभी को प्यार, ठीक है, भाभी को सलाम, छोटी सना को सलाम, प्यार, मोहब्बत, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। तो आप उनको इस तरह कहने के बाद जो आपका पांचवा हिस्सा है, ठीक है, वो आता है या तो खुदा हाफिज कह लें या फिर कह लें वस्सलाम। ये दोनों अल्फाज ठीक है,
आप चाहें तो खुदा हाफिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो वस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, दोनों ही लफ्ज़ ठीक हैं इस्तेमाल करने के लिए। छठा देखिए, अब यहाँ पर उस इंसान का नाम आएगा जो खत लिख रहा है। बहुत ही एक आप कहने की कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको मौजू दिया गया है कि बड़े भाई के नाम खत लिखा है, भाई है, तो भाई को खत लिखने वाला बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। अगर आप लड़की हैं तो आप बहन का किरदार निभा रही हैं, तो यहाँ आप कहेंगी आपकी प्यारी बहन। और सातवां हिस्सा है, यहाँ पे आता है आपका नाम। आप चाहे तो अपना नाम लिख लें या फिर आप कह सकती हैं ठीक है, इस तरह भी लिख सकती हैं आप। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखें। ठीक, गौर कर लें कि आपके पास खत नवीसी के कितने हिस्से हैं। खत नवीसी के 7 हिस्से थे। हम इसको एक दफ़ा से दोहरा लेते हैं सारे हिस्सों को, ताकि अगर कुछ भाम है या कोई शक या किसी बात की कोई परेशानी आ रही है तो आप उसको दूर कर लें। जी, मैंने आपसे कहा कि खत नवीसी दरअसल एक आधी मुलाकात को कहते हैं, जिसमें खत लिखने वाला अगले इंसान से एक तरह से मुलाकात ही करता है, लेकिन तहरीरी सूरत में लिखकर अपनी गुफ्तगू करता है। फिर मैंने आपको मौजू बताया। हमने आज मौजू का इंतखाब किया था बड़े भाई के नाम खत खैरियत मालूम करने के लिए, यानी आपने अपने बड़े भाई को ख़त लिखना है और उसकी खैरियत दरियाफ़्त करनी है कि क्या वो ठीक है, खैरियत से है। ठीक है, फिर मैंने आपसे ये बात की कि ख़त नवीसी के 7 हिस्से होते हैं। ठीक है, और हम इन 7 हिस्सों को मुकम्मल तौर पर जब लिखते हैं तभी ख़त को हक अदा करते हैं। आप किसी एक हिस्से को भी छोड़ देते हैं तो आपके नंबर कटिंग हो सकते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम किसी भी हिस्से को कट नहीं करें। पहला हिस्सा मैंने आपको बताया कि उस जगह का पता होता है जहाँ पर बैठकर ख़त लिखा जा रहा है, क्योंकि आप तालिबा हैं और आप अपनी जमात में बैठकर या अपने इम्तिहानी कमरे में बैठ कर लिख रही हैं, तो आप लिखेंगी कमरा इम्तिहान। आप चाहें तो इसको इम्तिहानी कमरा भी कह सकती हैं और कमरा इम्तिहान भी। और मैंने इसको दूसरे हिस्से पे लिख दिया अलिफ बे जीम, यानी हम इसको अलिफ बे जीम ही करेंगे। यहाँ पे शहर का नाम और असल पता आ जाता है, तो हम असल पता नहीं लिखेंगे, अपने तरीक़ेकार के मुताबिक अलिफ बे जीम लिख लेंगे। फिर मैंने कहा कि इसका दूसरा हिस्सा आता है तारीख़, कि आखिर किस तारीख़ को ख़त लिखा जा रहा है। ठीक है जी, अब आता है जी तीसरा हिस्सा। मैंने आपको बताया कि इसको हम कहते हैं अलकाब। अलकाब से मुराद ये है कि हम उस इंसान को मुखातिब करेंगे जिसको हम ख़त लिख रहे हैं, और वो वही शख्स होगा जिसका नाम हमने मौजू में पढ़ा होगा। हमने मौजू में किसका नाम पढ़ा? बड़े भाई का नाम पढ़ा कि बड़े भाई का नाम ख़त लिखना है, तो हमने मुखातिब करने के लिए भी प्यारे भाईजान लिख लिया। फिर मैंने आपको एक तरीक़ेकार बताया कि अस्सलामु अलैकुम भी एक मुखातिब करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, प्यारे भाईजान भी मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर 2 मुखातिब करने वाले अल्फाज एक ही जुमले में आ जाए तो पहले वाले अल्फाज के साथ निदाइया यानी एक्सक्लेमेटरी निशान आ जाएगा और दूसरे के साथ ख़त्मा। अगर अस्सलामु अलैकुम आप अगली सत्र में ले जाते हैं तो फिर से आपको निदाइया का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, चौथा हिस्सा हमने बताया कि नफ्स मज़मून है। इसमें हमने सारी वो बात करनी है जो हमारा मौजू है, और मैंने आपको एक उसूल बताया है ख़त का, ख़ास तौर पर अव्वल उसूल कि हम अपने मौजू से हट नहीं सकते। खैरियत मालूम करनी है तो आपके नफ्स मज़मून में ये मौजू मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होना चाहिए। 5वां हिस्सा है आपका, आप जब अपने भाई से आप आखिरी बात कर लेते हैं तो आप खुदा हाफिज़ कह सकते हैं या फिर वस्सलाम भी कह सकते हैं, दोनों में से एक लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है। छठा हिस्सा है आप उस इंसान का नाम जो ख़त लिख रहा है।
अगर आपके मौज़ू में भाई है तो आप अगर लड़की हैं तो बहन हो जाएंगी, लड़के हैं तो आप भाई हो जाएंगे। अगर आपके मौज़ू में चचा है और आप लड़की हैं तो आप उनकी भतीजी कहलाएंगी। ठीक है, हम एक रिश्ते को भी ज़ाहिर करते हैं। तो क्योंकि आप बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आप उनकी प्यारी बहन हैं। और हमारा जो 7वां हिस्सा है, आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकती हैं, नहीं तो आप छोटी, ये जो मैंने लिखा हुआ है हमज़ा छोटी और बड़ी लिख दिया है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे हिस्से समझ आ गए होंगे, ख़त नवीसी भी समझ आ गई होगी। अब आपका घर का काम भी ये है कि आपने बड़े भाई के नाम ख़त लिखना है, खैरियत ही मालूम करनी है और बेहतरीन नफ्स मज़मून आपका होना चाहिए, उम्दा जुमले होने चाहिए और सफ़ा आपका भरा हुआ महसूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 आपने सतरें लिखी और छोड़ दिया। आपकी कॉपी का सफ़ा भरा हुआ महसूस होना चाहिए कि वाक़ई किसी को ख़त लिखा है। उम्मीद अपना आपको हर बात समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जमात में हम मुलाकात करेंगे फिर से और अपने घर काम को मुकम्मल करके आइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।